हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1.10। क्या बोला है क्वेश्चन? टू चार्जेस प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम। एक चार्ज है प्लस 10 और दूसरा है माइनस 10 माइक्रोकूलम। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के अमाउंट सेम। इसका मतलब क्या फॉर्म होता होगा यहाँ पे? डाइपोल। क्या हो रहा है? क्या बोला? प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 प्लस 10, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। अब पहली बात तो ये है कि जब भी हम डाइपोल का कोई भी क्वेश्चन हम देखेंगे तो डाइपोल के क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी? वो रहेगी डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2 है। पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैं लिख देता हूं। क्या इंफॉर्मेशन दी है हमको? हमको चार्ज Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैंने लिख दिया 10 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज इक्वल टू क्या हो गया? 10⁻⁻5 कूलम। क्लियर? तो चार्ज Q 10⁻⁻5 कूलम हो गया। उसी तरीके से डाइपोल के दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 2a। तो ये जो 5 मिलीमीटर है वो क्या हुआ? 2a। तो ये 2a इज इक्वल टू क्या मिला हमको? 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर। 5 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर ये बात? फिर डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू 2a। Q की वैल्यू कितनी? 10⁻⁻5। समझ में आया? 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 की पावर 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, Q इंटू 2a 10⁻⁻5 इंटू 2a इज इक्वल टू कितना? 5 इंटू 10⁻³ तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ? 5 इंटू 10 टू द पावर -5 -3, ये हो गया -8। और डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या आएगा? Q मतलब कूलम, 2a डिस्टेंस मतलब मीटर, तो ये हो गया कूलम इंटू मीटर। समझ में आ गई बात? तो डाइपोल मोमेंट P भी हमें मिल गया। इतना तो कर ही देना है। पूरा क्वेश्चन क्या पूछा है वो बाद में देखना, क्योंकि जब भी डाइपोल का कोई क्वेश्चन हो डाइपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट P कहां? क्या बोला? डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पे, एक्सिस का फॉर्मूला बताया हमको। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या था? लास्ट थियरी में तुम देख सकते हो क्या था? 2kp डिवाइड बाय r³। हम उसी का यहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑन इक्वेटर ऑफ r। ये क्या बोला है? अवे फ्रॉम सेंटर, एक्सिस पे। पहला क्वेश्चन एक्सिस पे, मतलब क्या हुआ? मैंने ये डाइपोल ड्रॉ कर दी, ये डाइपोल ड्रॉ कर दी हमने। डाइपोल -10 माइक्रोकूलम, फिर यहां पे आ गया +10 माइक्रोकूलम। और हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है कि ये सेंटर से, ये सेंटर को वो बोल दिया, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है हमको? 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। भाई सेंटर यहां पे है, यहां से समथिंग 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। भाई यहां से ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हमने थियरी के अंदर r बोला था, तो यहां भी r बोल दिया। r इज इक्वल टू क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻² मीटर। समझ में आ गई ना बात? r इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻² मीटर। और इतने डिस्टेंस पे हमको बोल दिया कि यहां पे कोई एक पॉइंट P रखा हुआ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अब ये पॉइंट, पहले एक बात समझो, हमने लास्ट थियरी में क्या देखा था? अगर ये R जो है वो A से बहुत बड़ा हुआ तो हम सीधा फाइनल वाला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां पे भी बना है, देखो जरा, R क्या है? 15 सेंटीमीटर। और 2a क्या है? 2a कितना है? 5 मिलीमीटर। ये तो 2a है, मतलब ये तो सिर्फ कितना होगा? 2.5 मिलीमीटर। ये वैल्यू मिलीमीटर में, किसकी? a की वैल्यू। और r की वैल्यू किसमें? सेंटीमीटर में। मतलब एटलीस्ट 10 टाइम्स, है ना? एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स वैल्यू बहुत बड़ी कहलाती है। मतलब ये पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो r है वो r
इज वेरी मच ग्रेटर देन ए है, बिल्कुल, क्योंकि ए जो है 2a वो मिलीमीटर में है और r जो है वो सेंटीमीटर में, मतलब काफी बड़ा है, मतलब r इज वेरी मच ग्रेटर देन a। तो मैं डायरेक्टली आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं। क्या फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला सीधा हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय क्या है ये? r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय r क्यूब इज इक्वल टू 2 into k। k की वैल्यू कितनी है? तो k की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 जितनी, into p, p की वैल्यू कितनी? p की वैल्यू कितनी? 5 into 10 raised to -8 जितनी, डिवाइड बाय r का क्यूब है, r मतलब कौन? 15 into 10 raised to -2 उसका क्यूब, तो ये हुआ 15 into 10 raised to -2 और इसका क्यूब। अब पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देते हैं हम एक बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या वैल्यू बनेगी देखो तो, 2 into 9 into 5 डिवाइड बाय 15 क्यूब है, मतलब 3 बार 15 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, आंसर हमको मिला 0.026। ठीक है, आंसर हमको मिला 0.026 into 10 to the power, देखो जरा 9 minus 8 is equal to, ऊपर बची 1, यहाँ पे -2 का क्यूब -6 ऊपर गया +6 हो गया, तो +6 +1 +7 10 raised to power 7 बचा। इतना क्या आया हमारा? इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमको पता है न्यूटन पर कूलम, 0.026, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये 1 into 2 पॉइंट उस तरफ गए तो 2.6 into 10 to the power कितनी हो गई? 1 और 2 पॉइंट वैल्यू को बड़ा किया तो यहां से 2 पावर कम कर देंगे, पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर। समझ में आया? तो कोई बड़े फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है, वो एक r³ - a³ वाला फॉर्मूला वो करने की हमको कोई जरूरत नहीं, r² - a² वाला। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ये वाला आंसर हम ले आए। इसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या बोला, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, पर कहां? फिर से 15 सेंटीमीटर पे, सेम क्वेश्चन पर अवे सेंटर ऑन इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, इक्वेटर पे फाइंड करना है। ये कहां फाइंड किया हमने? एक्सिस पे, अब इक्वेटर पे करना है। भाई इक्वेटर का आंसर एक्सिस से हाफ आता है, समझना क्यों? क्योंकि इक्वेटर का एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? 2kp/r³। इक्वेटर का फॉर्मूला क्या है? kp/r³। माइनस को तो कंसीडर करना नहीं है, मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं, तो क्या हुआ? kp/r³, मतलब इसका जो आंसर है उससे आधा आंसर किसका होगा? इक्वेटर का होगा, मतलब इसका 2.6 into 10 raised to 5 है, तो इक्वेटर का कितना होगा? 1.3 into 10 raised to 5। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर हम यहाँ न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सोल्व नहीं कर रहे, इसलिए क्या करेंगे हम? ये फॉर्मूला रख के आंसर ले आएंगे। तो पहले इक्वेटर पे रखा कैसे जाएगा, तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे फिर से ये ड्रॉ कर दी हमारी डाइपोल, क्या? -10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे आ गया ये 10 माइक्रोकूलम, और इसके सेंटर से इक्वेटर पे, भाई एक्सिस ये थी, इक्वेटर यहां से परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पे, मतलब यहां से कहीं ऊपर, बराबर, ये कोई जगह पे, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझो यहाँ पे पॉइंट P है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? r, वही सेम अपना, ये जो r था 15 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आ रही है ना बात? ये पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर होगा, यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइंट किया था, ठीक है, थियरी में ये काम किया था। यहां तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ये है पॉइंट P, कोई थियरी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला रख दो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां भी फिर से r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, r फिर से 15 सेंटीमीटर है और a अपना वही मिलीमीटर वाला, तो r इज वेरी मच ग्रेटर देन, डायरेक्ट फाइनल वाला फॉर्मूला लिख देंगे। क्या फॉर्मूला है फाइनल वाला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या? kp/r³, सीधा रख दिया हमने kp/r³, वैल्यू पुट अप कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k, मतलब 9 into 10 raised to 9, p की सीधी वैल्यू है अपने पास, कितनी है p की वैल्यू? 5 into 10 raised to -8, 5
इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय r क्यूब। फिर से r कितना जो हमको पता है, पहले वाला जो r की वैल्यू थी वही सेम r की वैल्यू कितनी, 15 इंटू 10⁻²। तो ये आ गया 15 इंटू 10⁻² का क्यूब। तो E इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है भाई, इसका हाफ ही होगा, सीधी सी बात है। डायरेक्ट में डिवाइड बाय 2 कर देता हूं तो 0.0133 तुम सोल्व कर सकते हो। 0.0133 इंटू 10 टू द पावर भी सेम आएगी, इसकी 7 थी, इसकी भी पावर 7, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया क्वेश्चन बराबर, पूरा ठीक से समझ आ गया, एकदम सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारा डाइपोल से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कितनी थियरी हमने देखी डाइपोल की? डाइपोल की 3 थियरी देखी। कौन कौन सी 3 थियरी हमने देखी? डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, ऑन इक्वेटर, और लास्ट में जो लास्ट वीडियो में देखा हमने, क्या देखा था? टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने 3 थियरी देख ली, तीनों आईएमपी है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डाइपोल की और 2 थियरी आएगी, ठीक है, टोटल 5 थियरी बनेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। चलो, इसके बाद अब ये डाइपोल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब जो हमारा पूरा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। नई टर्म आएगी यहाँ पे, न्यू टर्म रहेगी, वो टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मैं तुमको बताऊं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ही पहले मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through the plane surface is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बराबर इसको समझते हैं, है ना, इसको अंडरस्टैंड करना अच्छे से, क्योंकि अब पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे फाई से, ठीक है, फाई से डिनोट करेंगे। देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द प्लेन सरफेस। मतलब क्या हुआ इसका, जरा देखते जाओ, ड्रॉ करके पूरा समझ में आ जाएगा। ये एक प्लेन सरफेस है, समझ लो, ठीक है, ये एक प्लेन सरफेस है। अब ये प्लेन सरफेस से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, समझो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ये प्लेन सरफेस से, ठीक है। यहां से ये कितनी लाइंस पास हुई, यहां से 3 लाइंस पास हुई। तो इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे, मैंने बताया, इसका जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, 3। और फ्लक्स का जो यूनिट होगा, उस यूनिट को हम वेबर भी बोलेंगे, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी हम यूज करेंगे। और यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसके ऊपर से फ्लक्स का यूनिट बना देंगे। फॉर्मूला पहले हम फॉर्मूला डिराइव करने की प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, यहां से 3 लाइन पास हुई एक प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, कंपल्सरी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो 3 लाइन पास हुई, तो फ्लक्स कितना हुआ, 5 इक्वल टू 3। फिर अगर मान लो इसी प्लेन के अंदर से, सेम प्लेन है, सेम प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर ये सेम प्लेन के अंदर से मान लो बहुत ज्यादा लाइंस पास हो रही है, अच्छा यहां से कितनी लाइंस पास हो रही है, 5 लाइंस पास हो रही है। इस प्लेन सरफेस में से टोटल 5 लाइंस पास हो रही है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, 5। मतलब कि एक प्लेन सरफेस में से, ये मेरा हाथ है, यहां से जितनी ज्यादा लाइन पास होगी इसका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। किसकी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना डेंसिटी है ना, पास में होना मतलब डेंसिटी ज्यादा होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास होगी इस सरफेस में से परपेंडिकुलर, उतना ज्यादा फ्लक्स। क्लियर हो गई ये बात? मतलब हम इतना तो लिख सकते हैं
कि फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हम ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? फिर दूसरी बात ये चीज मैं बाद में लिखता हूं, बराबर, यहां नीचे लिखेंगे। दूसरी बात ये कि मान लो कि यही इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर भी है यहां, और समझो कि यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास नहीं हुई है। पर मान लो कि अगर मैं मेरा जो सरफेस है वो सरफेस का एरिया बढ़ा दूं, मैं ये हाथ भी इसके साथ रख दूं, अगर एरिया बढ़ा दिया, समझो ये एरिया बढ़ गया, ठीक है ना, ये एरिया बढ़ा दिया मैंने, अब क्या होगा, ये एरिया मैंने बढ़ा दिया, अब क्या होगा भाई, अब ये वाली लाइंस भी इसके अंदर से पास होगी, ये जो लाइंस थी जो नीचे है वो तो है ही है, ये वाली लाइंस तो है ही, और ज्यादा लाइंस पास हो गई। कितनी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बहुत सारी थी, यहां से 3 ही गई, यहां लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस थी, पर उसमें से सरफेस में से कितनी पास हुई, 5। अब यहां पे मतलब यहां से एक रीजन हमको एक क्या पता चला कि जो फ्लक्स है वो किस चीज पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यहां से ये पता चल गया। यहां से क्या पता चल रहा है कि जो फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड है। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ भी ना करो और अगर सरफेस का एरिया बढ़ा दो तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास हो सकती है इजीली। मतलब क्या कि जो फाई है वो एरिया पे भी डिपेंड है, ठीक है। फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है सरफेस में से उस पे तो डिपेंड है, वो तो डेफिनेशन ही बता रही। पर उसके अलावा दूसरा किसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, एरिया के ऊपर। अगर एरिया बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसके अंदर से ज्यादा पास होगी, अगर आसपास हुई तो फाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर हुआ? अब तीसरी बात, 3 बात को मिलाएंगे और फिर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तीसरी बात समझो, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ऐसी कि अगर मान लो ये तो हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हुई, पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना होती तब बात क्या बनती, जरा उसको देखते हैं। तब बात क्या बनती अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना होती, जरा समझो। देखो यहां पे अब ये एक सरफेस है, ये सरफेस का ये हुआ अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, ये सरफेस का ये हुआ अपना एक्स एक्सिस, ये एक सरफेस ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, एक सरफेस ड्रॉ कर दी, और ये सरफेस का ये हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस को मैंने ऐसे रखी हुई है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इस तरफ नहीं, अभी इस तरफ ही जा रहा था, पर अब मान लो इस तरफ नहीं जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस डायरेक्शन में है, तब बात क्या बनेगी? तो तब कुछ सोचना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझना। इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल कितना मैं ले लेता हूं, एंगल को ले लेता हूं मैं थीटा। भाई यहां से यहां तक का जो एंगल बना है, ये एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। कहां डिवाइड हो जाएगा? तो एक ये एक्स एक्सिस हुई, और यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं ये वाई एक्सिस, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं ये वाई एक्सिस। और क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक इस तरफ जाएगा, थीटा यहां बना हुआ है, ठीक है, किसके साथ थीटा बनेगा? तो थीटा बनेगा एरिया की यूनिट वेक्टर के साथ। अच्छा, एरिया का यूनिट वेक्टर कहां होता है? 11th स्टैंडर्ड में देखा, कोई भी सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। जैसे कि ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसका कहां होता है? यहां परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ये है तो एरिया वेक्टर यहां, अगर सरफेस ये है तो एरिया वेक्टर यहां, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन है ना, ये प्लेन के, ये बोर्ड का एरिया वेक्टर कहां होगा? तो यहां, ये इस डायरेक्शन में। ऊपर जो छत है उसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इस डायरेक्शन में। तो समझ में आ रही है बात? एरिया वेक्टर हमेशा कहां होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये जो है अपना एरिया वेक्टर है ये वाला, क्योंकि अपना प्लेन तो ऐसा है ना, अपना प्लेन ऐसा है, तो यूनिट वेक्टर एरिया का कहां गया? इस तरफ। वो एरिया के वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया हुआ एंगल क्या हुआ? थीटा। क्लियर? एरिया वेक्टर के साथ बना हुआ एंगल थीटा। तो ई का यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा? ई कोस थीटा। और यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा? ई साइन थीटा। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स क्रिएट करेगा? ई कोस थीटा वाला कि ई साइन थीटा वाला? ई कोस थीटा वाला। क्यों? क्योंकि वो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे?
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर कौन है? cos थीटा। sin थीटा तो क्या हो गया? सरफेस के पैरेलल हो गया। परपेंडिकुलर कौन है? cos थीटा। इसलिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का phi is proportional to E लिखा है, वो E से भी बहुत ही बढ़िया जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा कि phi is proportional to सिर्फ E नहीं, E का कौन सा कंपोनेंट? तो E का cos थीटा कंपोनेंट। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ phi is proportional to E लिखने से बेटर क्या होगा? phi is proportional to E cos थीटा। और phi is proportional to A तो है ही साथ में। क्लियर कि फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड है। पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में या परपेंडिकुलर ना हुआ और अगर क्रॉस हुआ तो एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड होगा? E cos थीटा के ऊपर। तो अब जो मैं फ्लक्स की वैल्यू लिखूंगा कि फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं phi is depends on किन किन के ऊपर? तो E cos थीटा के ऊपर और साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड है? वो एरिया के ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं? E cos थीटा पे भी डिपेंड है और एरिया पे भी डिपेंड है। तो phi is proportional to E cos थीटा into एरिया, दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या है ना, जितना एरिया बढ़ा उतना फ्लक्स बढ़ा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा उतना फ्लक्स बढ़ा। तो phi is proportional to E cos थीटा into A। और cos थीटा को जब हम निकालते हैं तो यहां पे phi is equal to proportional है ना, कोई कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो phi is equal to क्या बन गया? ये E डॉट A phi की वैल्यू मिल गई हमको। phi is equal to E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट आया है, डॉट प्रोडक्ट आया। E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, A एरिया वेक्टर क्वांटिटी। पता है एरिया का वेक्टर कहां होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दोनों वेक्टर का जब डॉट मल्टीप्लिकेशन आता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई। समझ में आई बात? पूरी बात क्लियर? फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी हुई। अगर उसका यूनिट देखने जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया हमारा फ्लक्स का यूनिट। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल थियरी क्लियर हुई। फ्लक्स क्या होता है अंडरस्टैंड करना उसको। फ्लक्स क्या होता है? तो ये हाथ में से परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, सिर्फ वही फ्लक्स है बस। फ्लक्स मतलब कोई सरफेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कट करना, बस इसी को फ्लक्स बोलते हैं। पूरा वीडियो 2 बार ये देखोगे फ्लक्स का एग्जैक्ट आइडिया क्लियर हो जाए। इससे ज्यादा फ्लक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्लक्स की एप्लीकेशन और गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।